नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। तो यदि आप एईडीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या बिहार एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम जो आपका नियर बाई है, तो उसके लिए आपका 1 ईयर का एटलीस्ट करंट अफेयर तो कंप्लीट होना चाहिए। और 1 ईयर का कंप्लीट करने के लिए करंट अफेयर का सबसे अच्छा सोर्स जो होता है वो स्पीडी होता है। ठीक है, तो हम लोग स्पीडी को फुल कवर करेंगे। और उसके साथ मैं ये बता दूं कि स्पीडी में जो करंट अफेयर होता है सबसे लास्ट में या फिर कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि सुपर प्लस भी न्यूज़ रहते हैं, मतलब कुछ ऐसा जो 2025 से ना हो के 2024 का ही न्यूज़ रहे। तो 2024 का भी इसमें एडिट रहता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे एलिमिनेट कर दे, उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हम जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक का कवर करेंगे। इसमें जो कवर किया हुआ है वो दिसंबर तक का, 1 दिसंबर तक का कवर किया हुआ है। तो हम लोग कंप्लीट जनवरी से लेकर दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे। इसमें पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हाई वेटेज, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से, उसके बाद धीरे धीरे सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल समिट से। 2025 में जितने सारे इंटरनेशनल समिट्स हुए, और समिट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा कि आसियान समिट 47 आसियान समिट कहाँ हुआ था, या फिर इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था। बीपीएससी बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा करती है। तो ये पेज नंबर है 27 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आसियान समिट। तो आसियान क्या होता है? जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं उनका एक समिट होता है। और 47 जो समिट हुआ है वो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। ठीक है, और 46 भी इसी मलेशिया में हुआ था। जो नेक्स्ट होने वाला है वो फिलीपींस में होने वाला है। तो इतना याद रखिए कि जो अभी हुआ था 2025 में वो आपका मलेशिया में हुआ था, और नेक्स्ट फिलीपींस में होना है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, इसमें और कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये पूछता है 47 कब हुआ था, 48 कब होगा, फिलीपींस में 2026 में होगा। और 47 कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ था। ठीक है, मैं दोहराता जाऊँगा ताकि आपको याद हो जाए। फिर है 8 इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली। अब आपको पता होगा कि सोलर अलायंस असेंबली जो है इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में ही है। तो इसका जो समिट हुआ था वो भी इंडिया में हुआ था, भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब इसका चेयर कौन किए थे? ये है था आपके जो हमारे सोलर एनर्जी के मिनिस्टर है, श्री प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने किया था। ठीक है, थीम क्या था? वन सन वन वर्ल्ड शेयर रिसॉल्व। नेक्स्ट है 17 ब्रिक्स समिट। तो ब्रिक्स समिट आपको पता होगा कि ब्रिक्स समिट हमेशा न्यूज में रहता है, और ब्रिक्स समिट सबसे फेमस करंट अफेयर होता है। ब्रिक्स समिट में, ब्रिक्स में कुछ न्यू कंट्रीज भी ऐड हुए हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन से न्यू कंट्रीज एडेड हुए हैं। तो इसका जो समिट हुआ है ये आपका रियो डी जेनरियो ब्राज़ील में हुआ है। एकदम याद रख लेना है कि रियो डी जेनरियो। अब क्या होता है ना कि ब्रिक्स और G20, ब्रिक्स और G20 में कन्फ्यूजन होता है कि G20 का हुआ। तो याद रखिए कि G20 अभी हाल फिलहाल में जो हुआ वो जोहान्सबर्ग में हुआ, साउथ अफ्रीका में। वहाँ पे यूएसए पार्टिसिपेट नहीं किया था, चाइना पार्टिसिपेट नहीं किया था, इंडिया से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ब्रिक्स जो हुआ था, 17वीं जो ब्रिक्स समिट हुआ था 2025 का, वो रियो डी जेनरियो में ब्राज़ील में हुआ था। रियो डी जेनरियो ब्राज़ील, बस इतना याद रखना है। और नेक्स्ट कहाँ होगा? नेक्स्ट इंडिया में ही होना है। 2026 का ब्रिक्स समिट जो है, 18वीं ब्रिक्स समिट, वो इंडिया में होगा। ठीक है, अब है 35वां नाटो समिट। तो एक चीज़ तो क्लियर कर दूं कि टर्की में नेक्स्ट वाला होने वाला है। 2026 का जो नाटो समिट है वो टर्की में होने वाला है, और जो अभी 2025 में हुआ वो नीदरलैंड, द हेग में हुआ था। तो अभी जो 35 नीदरलैंड में हुआ, और 36 जो है वो कहाँ होगा? टर्की में होगा, क्योंकि टर्की आपको पता होगा कि नाटो का एक मेंबर है। तो टर्की में होगा नेक्स्ट। और ये जो अभी 2025 का वो नीदरलैंड में हुआ। टर्की का इसलिए याद करना आसान है क्योंकि आपको पता होगा कि टर्की जियोपॉलिटिक्स के व्यू से भी टर्की हमारे लिए एक एनिमी कंट्री ही माना जाता है। तो इसलिए अब नेक्स्ट इसमें नाटो का जो समिट है टर्की में होने वाला है, तो कुछ ना कुछ इसे एज मिलने वाला है टर्की को। तो नेक्स्ट टर्की में, और अभी जो हुआ है नीदरलैंड में हुआ। अब 51st G7 समिट देखिए, G20, ब्रिक्स, G7, नाटो, ये सब का समिट एकदम लिप्स पे होना चाहिए, विदाउट ऑप्शन आपको बताना चाहिए। तो जो 51 हुआ था, अभी याद होगा कि कनाडा में हुआ। और कनाडा के जो प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं ट्रूडो के बाद, केनेसिस किस जो आए हुए हैं, इनसे इन्होंने इंडिया के साथ जो इनका रिलेशन है जियोपॉलिटिक्स में, वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ट्रूडो के टाइम पे बहुत ही ख़राब हो गया था इंडिया और कनाडा के बीच का रिलेशन, और ये इसी में इन्होंने इंडिया को भी इनवाइट किया था एज अ गेस्ट मेंबर। ठीक है, तो जो 51st का G7 समिट हुआ था वो कनाडा में हुआ था। ठीक है, कनाडा याद रखिए। G7 समिट 51st कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। 2025 का G7 समिट कनाडा में। और इंडिया को गेस्ट एज अ गेस्ट मेंबर कौन रिप्रेजेंट किए थे? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अब नेक्स्ट कहाँ होने वाला है? नेक्स्ट होने वाला है फ्रांस में। और फ्रांस में भी इंडिया एज अ गेस्ट मेंबर जाने वाला है। अब
24 का इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन है। देखिए, इंडियन ओशियन से तीन चीज़ मिलेंगे, ठीक है, मैं बताता जाऊंगा। एक यूएन ओशियन मिलेगा, और एक रीम ओशियन मिलेगा, और एक इंडियन ओशियन मिलेगा, ठीक है। तीन, एक यूएन ओशियन, रीम एसोसिएशन और इंडियन ओशियन। अब तीनों में कैटेगराइज करके आपको याद करना है। अब इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन में क्या होता है ना कि इंडिया के आसपास के जो मेंबर हैं रीम एसोसिएशन में, वही मेंबर सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हीं के द्वारा चेयरमैनशिप किया जाता है। तो इस बार जो इंडियन ओशियन के रीम एसोसिएशन जो थे, उसका प्रेसिडेंट, मतलब कह सकते हैं प्रेसिडेंट कौन था, वो श्रीलंका था। तो ये कहाँ पे हुआ था, चेयरमैन कौन थे, श्रीलंका में। श्रीलंका आप लगा सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग यूएन ओशियन का देख लेते हैं। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस फ्रांस में हुआ था। अब यूएन की बात आ रही है तो यूएन क्या हो जाता है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइड हो जाता है। ये तो अब रीम एसोसिएशन से कनेक्टेड नहीं है। इंडियन ओशियन के आसपास जो है वो रीम एसोसिएशन से है। और यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड में कौन सा हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और एक इंडियन ओशियन का मिलेगा, इंडियन ओशियन सिंपोजियम। तो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो 2025 में हुआ, ये कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ठीक है। तो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस और रीम एसोसिएशन, रीम एसोसिएशन मतलब इंडिया के आसपास, और इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया हुआ था, और यूएन ओशियन का कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ठीक है। ये तीन याद रहेगा आपको। उसके बाद हम लोग देखेंगे एससीओ का, डिफेंस मिनिस्टर का मीटिंग। अभी क्या कर रहा है ना कि कोई भी एग्जाम में जो एक तो आपका फाइनल समिट होता है जहाँ पे हेड होते हैं स्टेट के, वो मीटिंग करते हैं, और उसके आसपास उसके इर्द गिर्द में देखेंगे ना कि जो मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई या फिर आपका फॉरेस्ट मिनिस्टर हो गए, इन्वायरमेंट मिनिस्टर होंगे, वो सब मिलते रहते हैं। अब उनका मीटिंग पॉइंट भी पूछा जाता है कि वो कहाँ पे मिले। तो जो अभी एससीओ का जो मीटिंग हुआ था, वो यहाँ पे किंगदाओ में हुआ था, चाइना में। वहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिप्रेजेंट किए थे इंडिया को, और इन्होंने एक वहाँ का जो डिक्लेरेशन था वो साइन करने से मना कर दिया था, ठीक है। तो इसे याद करिएगा कि एससीओ का जो डिफेंस मिनिस्ट्री का मीटिंग है वो किंगदाओ में हुआ था, चाइना में, और वहीं पे राजनाथ सिंह ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया था। हम लोग यूएन ओशियन की बात कर लिए फ्रांस में। अब हम लोग बात करेंगे 28th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये जेनेवा में। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे जेनेवा में ही होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में ही है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन समिट। तो हाइड्रोजन समिट आपका ये इम्पॉर्टेंट है, नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड में ये हुआ था। आप नीदरलैंड में क्या क्या देखें, नाटो का भी अब देखे होंगे कि नाटो का जो 2025 का समिट हुआ था वो नीदरलैंड में हुआ था, और हाइड्रोजन समिट भी आपका नीदरलैंड में हुआ, ठीक है। 8 इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हम लोग देख लिया, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उसके बाद आर्टिफिशियल एक्शन समिट हुआ था। एआई एक्शन समिट आपको याद होगा कि इंडिया को होस्टिंग किया था फ्रांस के साथ मिलके, तो ये फ्रांस में हुआ था। एआई एक्शन समिट पूछे, और ये बहुत ही चर्चित सब्जेक्ट था, बहुत ही इसका लाइमलाइट में आया था, न्यूज़पेपर वगैरह में आया था। तो याद रखिएगा कि ये इस एक्शन समिट का हुआ था, फ्रांस पेरिस में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनुअल मीटिंग का, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्फ्रेंस में। अब हम लोग 19वीं G20 समिट देखेंगे। तो देखिए, 19वीं G20 समिट कहाँ हुआ था, रियो डी जेनरियो ब्राज़ील में हुआ था। और 20वीं कहाँ हुआ है, जोहान्सबर्ग में हुआ है। तो ये जो हुआ था साउथ अमेरिका में हुआ है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका, और जो अभी का हुआ है वो साउथ अफ्रीका में हुआ। साउथ अमेरिका मतलब ब्राज़ील में हुआ था 19वीं G20 समिट ब्राज़ील में, और 20वीं जोहान्सबर्ग में। तो याद रखिएगा, जो पिछला हुआ था 2024 का हुआ था, रियो डी जेनरियो में हुआ था, और सब 2024 का ही है। तो 2025 का हम लोग यहाँ पे जितना भी था इंपॉर्टेंट देख लिए। अब हम लोग नेशनल समिट में देखेंगे। नेशनल समिट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेशनल समिट भी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल समिट में देखिए, पहला है आपका इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ था, तो ये चंडीगढ़ में हुआ था। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 कहाँ, चंडीगढ़ में हुआ था। उसके बाद मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ था, मोबाइल कांग्रेस आपका हुआ था दिल्ली में। मोबाइल कांग्रेस का देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली में ही होता है। तो आपका जो नेशनल का होता है, नेशनल समिट होता है ना, यदि आपका न्यू दिल्ली ऑप्शन है, आपको याद नहीं है, मैं टिक करने की बात कर रहा हूँ, यदि ऑप्शन न्यू दिल्ली है, आपको याद नहीं है, तो आप न्यू दिल्ली टिक कर सकते हैं। यदि याद नहीं, याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आप न्यू दिल्ली टिक करके आइए। 60 to 70% चांसेज है कि आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। तो फिनटेक फेस्ट कहाँ हुआ, फाइनेंशियल कैपिटल किसको बोला जाता है, इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को बोला जाता है। तो फिनटेक फेस्ट कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस पे कहाँ हुआ था, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। और विशाखापट्टनम में एक चीज़ और आपको याद होगा, योगा डे का। तो वो भी आप याद करिएगा कि योगा डे कहाँ पे, पीएम मोदी द्वारा
ये किया, इनॉग्रेट किया गया था, तो विशाखापट्टनम में किया गया था। और यहाँ पे क्या हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस कहाँ हुआ था, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। एकदम याद कर लीजिए, ई गवर्नेंस से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। अब उसके बाद है धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस। धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस क्या होगा, गया ऑप्शन बिहार के एग्जाम में जैसे ही देगा धर्मा धम्म कॉन्फ्रेंस, गया देगा, राजगीर देगा, उधर में नहीं आना है। धर्मा धम्म कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था इस बार। कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। ये ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कोलकाता में, इतना ने। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, 2025 का। और ये कौन सा एडिशन था, 4th एडिशन था। अब ये न्यू दिल्ली में हुआ था, यशोभूमि न्यू दिल्ली में। तो सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। रायसीना डायलॉग, जितना भी रायसीना डायलॉग होता है वो न्यू दिल्ली में ही होता है, ठीक है। तो ये 10वीं रायसीना डायलॉग का था, तो याद कर लीजिएगा ये कौन सा नंबर का था, 10वीं नंबर का था। वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में था। ए फिट इंडिया कार्निवाल न्यू दिल्ली में था। तो मैंने बताया ना कि आपको कुछ नहीं याद है तो आप न्यू दिल्ली लगा सकते हैं, 70-80% आपका वो सही होगा। एरो इंडिया शो, ये इंपॉर्टेंट है, और बीपीएससी ने तो इस बार थीम भी पूछ रखा है। तो एरो इंडिया शो कहाँ पे हुआ था, ये बेंगलुरु में हुआ था, याद कर लीजिए। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो हुआ था इस बार 2025 का। और इसका थीम क्या था, द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, एरो इंडिया शो कहाँ, बेंगलुरु में। और यह इसका थीम क्या था, रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है वर्ल्ड बुक फेयर कहाँ हुआ था, प्रगति मैदान, ये यहीं पे होता है, ठीक है। और उसके बाद है 28वीं नेशनल यूथ फेस्टिवल, नेशनल यूथ फेस्टिवल, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे हुआ था, ये याद रखिए, भुवनेश्वर में हुआ था इस बार। 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा, भुवनेश्वर। एकदम माइंड में याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग इंडिया डायस्पोरा डे कहाँ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ हुआ था, हेल्थ एक्सपो, ये आपका उत्तराखंड देहरादून में हुआ था, पतंजलि का जहाँ पे वो है हेडक्वार्टर है, ठीक है। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, तो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। नेशनल यूथ पार्लियामेंट, ये भी न्यू दिल्ली में। पार्लियामेंट कहाँ, न्यू दिल्ली में। विंग्स इंडिया, ये याद कर लीजिए क्योंकि पिछले बार एरो इंडिया शो पूछ रखा है। तो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ पे हुआ था, बेगमपेट हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेरियस ऑपरेशंस के बारे में। तो वेरियस ऑपरेशन में यहाँ पे 23-24 सबका ऑपरेशन दे रखा है, तो लेकिन 2025 का जो ऑपरेशन है, क्योंकि ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक कह सकते हैं। ऑपरेशन गंगा, कावेरी, शक्ति, ये सब पूछ रखा है। तो हम लोग देखेंगे फायर ट्रेल के बारे में। तो फायर ट्रेल, फायर से क्या मतलब, फायर ट्रेल क्या होता है, जब आप फायर क्रैकिंग करेंगे तो फायर ट्रेल बनता है। तो ये जो फायर ट्रेल है ये क्रैकर से जुड़ा हुआ है, चाइनीज क्रैकर से। तो चाइनीज फायर क्रैकर्स को हंट डाउन करने के लिए इलीगली जो सेल किया जाता था, स्मगल किया जाता था, उसके लिए ऑपरेशन फायर फायर ट्रेल चलाया गया। ब्लैक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से क्या आपको पता चल रहा है, फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट जहाँ पे नक्सली लोग रहते हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरिया में जो नक्सल एरिया है, उसको आउस्ट करने के लिए, उसको हटाने के लिए एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अब याद रखिए कि ये बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन है। आपको ये भी पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 31 मार्च 2026 एक डेट डिसाइड किया है कि इस डेट तक हम लोग नक्सल को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, 31 मार्च अगले साल तक। तो उसके लिए बहुत सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे नक्सल जो है हथियार डाल रहे हैं, आप न्यूज़ डेली देख रहे होंगे, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, एंटी नक्सल ऑपरेशन था। महादेव, महादेव आपका पुलवामा जो अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक करने के बाद कुछ जो टेररिस्ट थे वो श्रीनगर में हाइडआउट्स में छुपे हुए थे, तो उसी को किल किया था। शायद सावन का मंथ था उस टाइम पे इंडियन आर्मी ने, तो इसलिए इसका ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया। ऑपरेशन मुस्कान, तो देखिए मुस्कान का जितना सारा सीरीज है ना, 1, 2, 3, 11, 12, मुस्कान का मतलब होता है जो चाइल्ड को रेस्क्यू किया जाता है पुलिस के द्वारा, वो चाइल्ड क्या ट्रैफिकिंग में मिल जाए या फिर स्मगलिंग जो भी होता है उसमें चाइल्ड को रेस्क्यू किया जाता है। तो ये तेलंगाना पुलिस के द्वारा चलाया गया था, और ये मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान चाइल्ड रेस्क्यू, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशन फाल्कोन। तो ये देखिए फाल्कोन, फाल्कोन से ईगल मत समझिएगा, फाल्कोन से आपको यहाँ राइनो समझना है। तो ऑपरेशन फाल्कोन कौन चलाया है, असम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, राइनो को जो पोचिंग होता है उसको रोकने के लिए। तो ऑपरेशन फाल्कोन मतलब राइनोस। ऑपरेशन कालनेमी, अब कालनेमी, कालनेमी कौन था, आपको थोड़ा सा हम पूछे आपसे कि कालनेमी कौन था। रामायण में देखे होंगे जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेने जाते हैं तो कालनेमी एक साधु का रूप बन के जानो है बड़ी दूर बटोई कर ले रैन बसेरा रे, वहाँ पे बोलते रहता है, गाते रहता है। तो वही होता है कि साधु के वेश में जो चोर उचक्के हो जाते हैं ना, ठगी करते हैं, उन्हीं को रोकने के लिए। वास्तव में वो साधु, जो साधु वास्तव में है उससे तो लोभ ही नहीं है। तो जो
ठग होते हैं उनको रोकने के लिए इम्पर्सनेट करते हैं, वो साधु का रूप धारण करते हैं, उसको रोकने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन शिवा इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था जो अमरनाथ यात्रा होता है सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब 3 ऑपरेशन मैं बता रहा हूँ, 3 ऑपरेशन एकदम से माइंड में छाप लेना है इसको। फर्स्ट है आपका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर कौन था? ये B2 बॉम्बर देखे थे जो ईरान में घुस के ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर बॉम्बिंग किया था। तो जो बॉम्बिंग किया था ना, जो मिसाइल यूज किया था उसमें एक मिसाइल हैमर टाइप का था। तो मिडनाइट हैमर यूएसए के बॉम्बर यूज किए थे और यूएसए के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को डिसमेंटल करने के लिए यूज किया गया था यूएसए का। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसका था? यूएसए का। उसके बाद अब आ जाइए राइजिंग लायन। क्या था? इसराइल ने ईरान पे अटैक करने के लिए राइजिंग लायन ऑपरेशन लॉन्च किया, और इसी को रिटेलिएट करने के लिए ईरान ने कौन सा लॉन्च किया था? ट्रू प्रॉमिस। अपने जनता से प्रॉमिस किया था कि हम रिटेलिएट करेंगे, और ट्रू प्रॉमिस किया था इसराइल के ऊपर अटैक करने के लिए। तो ट्रू प्रॉमिस ईरान लॉन्च किया था इसराइल पे अटैक करने के लिए, और राइजिंग लायन इसराइल ईरान पे अटैक करने के लिए। तो 3 मिडनाइट हैमर, ट्रू प्रॉमिस और राइजिंग लायन। और एक और है स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब काफ़ी न्यूज़ में था, बहुत सारे जो वारफेयर का स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल चेंज नज़र आ रहा था। इसमें क्या हुआ था कि यूक्रेन ने ट्रक में भर के बहुत सारे ड्रोन 500 ड्रोन करके ट्रक में भेजा था, और वो रसिया के बहुत ही डीप डाउन चला गया था, और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे वहाँ पे जाके एक एक करके बहुत सारे फाइटर जेट गिरा दिए थे, बॉम्बिंग कर दिए थे। तो ये बहुत बड़ा घटना था। तो स्पाइडर वेव याद करना है कि जो यूक्रेन का ये मिशन था उसका नाम था स्पाइडर वेव। ठीक है। ऑपरेशन सील्ड, ये तो मॉक ड्रिल कराया गया था जो बॉर्डर रीजन है उधर। ऑपरेशन किलर, ये सब अब आपका 2024-2023 का चला जाता है, तो हमें इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। ऑपरेशन कागार याद कर लीजिए, होम मिनिस्ट्री, और ये नक्सल के खिलाफ ही चलाया गया था। ऑपरेशन चक्रा, ये सीबीआई के द्वारा डिजिटल अरेस्ट को खत्म करने के लिए। अभी आपको पता होगा कि डिजिटल अरेस्ट बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। 3,000 करोड़ रुपीस जो है स्कैम में उड़ा दिए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फ्री हैंड दे दिया है कि आप किसी को भी हंट डाउन करिए, किसी को भी अरेस्ट करिए। तो ऑपरेशन चक्रा सीबीआई के द्वारा चलाया गया था डिजिटल अरेस्ट के स्कैम को रोकने के लिए। ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब आपका पहले का मिलेगा। इंद्रावती क्या होता है? हैती से, बहुत पुराना न्यूज है। तो जो 2025 का था वो हम लोग देख लिया। तो ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर आपको पता होगा कि पहलगांव में जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक, उसी के रिटेलिएशन में चलाया गया था। तो ये पहलगांव का अटैक था। हम लोग मेजर रिपोर्ट्स ये अब करेंगे, और ये रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और इसमें फर्स्ट जो आया है वो 1 मिलियन, जो 10 लाख का होता है। 10 लाख, 3 लाख और 1 लाख, 3 कैटेगरी होता है। तो 10 लाख में आपका इंदौर आया है। इंदौर में क्या स्वच्छ सर्वेक्षण में भी देखेंगे तो इंदौर ही रहेगा। जो 3 लाख के नीचे है, 3 लाख के अंदर में वो उसमें देवास है। तो एक 10 लाख वाला, 1 मिलियन वाला याद करिए इंदौर, और ये देवास याद करिए। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण में है। स्वच्छ सर्वेक्षण किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर। तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है, महुआ जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। और इस पर जो थीम था रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, RRR। अब इसमें है जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर, और ये 8वीं बार इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी का जो ताज है वो जीता हुआ है। तो इंदौर 8वीं बार सबसे क्लीनेस्ट सिटी हुआ। और क्लीनेस्ट बिग सिटी में देखिए तो जो 10 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन है उसमें अहमदाबाद रहता है। अब देखिए 10 लाख का रहता है, 3 लाख का रहता है, 1 लाख का रहता है। तो जो 10 लाख में अहमदाबाद है, और नॉर्मली जो इंदौर है वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। ठीक है। उसके बाद कैंटोनमेंट पूछेगा, तो कैंटोनमेंट में सिकंदराबाद है। और क्लीनेस्ट सिटी ऑफ बिहार पटना, जिसका रैंक 21वां था। और बिहार का रैंक कितना है? 15 था 2023 वाले में। अब नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के बारे में बात कर लेंगे। तो गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? रोहिणी ग्राम पंचायत को, महाराष्ट्र। तो गोल्ड अवार्ड किसको मिला है ई गवर्नेंस में? रोहिणी ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र को। ठीक है, इतना याद करना। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, देखिए फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, और ये फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है। फर्स्ट टाइम आप ये जो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया, इसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि फिजिकल स्टेटस स्टेट के अमंग क्या है, उनके बीच एक कंपटीशन जनरेट किया जाता है, एक कंपिटिटिव इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है। तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये फर्स्ट टाइम था। इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स आप देखेंगे तो उड़ीसा मिलेगा, छत्तीसगढ़ और गोवा, ये 3 स्टेट जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट थे। और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट कह सकते हैं उसमें पंजाब, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो पंजाब, आंध्रा और वेस्ट बंगाल आपके वर्स्ट परफॉर्मिंग है, ये सबसे खराब है। सबसे अच्छा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा, याद कर लीजिए। और ये फर्स्ट
फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स था। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये 2024 का है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ये अक्टूबर में ही लॉन्च किया गया था। तो यूएनडीपी के द्वारा एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रहेगा और एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रहेगा। इसमें 10 इंडिकेटर्स रहते हैं और जो नेशनल है वो 2 इंडिकेटर्स एक्स्ट्रा रहते हैं, वो 12 रहते हैं। तो यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च किया गया और इसमें क्या कहा है कि 1.1 बिलियन जो है अराउंड द वर्ल्ड अभी भी एक्यूट पॉवर्टी के अंडर में है। उसके बाद और इसमें इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब फूड इंडेक्स, तो ये सब जो है ये 2024 की ही हैं, तो 2024 का हमें उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो इस तरह से 2025 का जो भी इंपॉर्टेंट था नीति आयोग का ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल, ये हमने पढ़ लिया। अब 2024 का और 2023 का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है, जनवरी से दिसंबर तक अब 2026 में जो भी एग्जाम होंगे उसमें 2025 के 1 ईयर का ही पूछेगा, इससे पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस करेंगे 2024-25 का। तो हम लोग जो 25 का है रैंक को उसी को करेंगे। तो फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडेक्स एंड रैंक के, वो हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट जो 2025 का रहता है वो एचडीआई का रहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 का देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। अब इसे लॉन्च कौन करता है, यूएनडीपी लॉन्च करता है। ये डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसमें कितने टोटल कंट्रीज 193 लिए गए थे, और इस पर टॉप कौन किया है, आइसलैंड टॉप किया है। तो आपका ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका टॉपर जो सबसे टॉप कंट्री है वो आइसलैंड है। और इंडिया का कितना रैंक है, 130 रैंक है। इंडिया का रैंक कितना है, 130 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और स्कोर 0.685। तो ये सब कुछ याद करना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। उसके बाद हम लोग क्या याद करते हैं, उसके बाद हम लोग याद करेंगे आपका हैप्पीनेस इंडेक्स। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट में आप देखिए ये एसडीएसएन द्वारा लॉन्च किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा, और इसमें फिनलैंड टॉप किया है। अब इसको याद करना है फिनलैंड को, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फिनलैंड जो है बार बार फिर से फिनलैंड, तो हंसने वाले में फिर से फिनलैंड टॉप किया है। और फिनलैंड का जो इंडिया का रैंक कितना है, 118, मतलब 118 रैंक है इंडिया का हैप्पीनेस रिपोर्ट में, ये याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कम्पिटिटिव इंडेक्स याद करेंगे, और इसे इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लॉन्च करती है, और इसमें 41 नंबर पे है कम्पिटिटिव इंडेक्स जो है, 41 नंबर पे। और उसी के तर्ज पे एक होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स और इनोवेशन इंडेक्स। तो इनोवेशन इंडेक्स, कम्पिटिटिव इंडेक्स और आपका इंटेलेक्चुअल इंडेक्स, वो भी याद करना है। उसके बाद इनोवेशन इंडेक्स में कितना है, 38 है। तो इनोवेशन इंडेक्स में जो है आपका 38 नंबर पे, इंडिया का रैंक कितना है, 38। इसमें टॉप कौन किया है, स्विट्जरलैंड टॉप किया है, और इंडिया का रैंक 38। इंटेलेक्चुअल इनोवेशन में कितना है, 38। और जो कम्पिटिटिव इंडेक्स में दोनों को आप मैच करिए, तो आपको कम्पिटिटिव इंडेक्स में मिलेगा, कहाँ पे गया कम्पिटिटिव इंडेक्स आपका 41। तो जो कम्पिटिटिवनेस है इंडिया का वो 3 ज़्यादा है आपका जो इनोवेशन है, तो इनोवेशन अच्छा है और कम्पिटिटिवनेस कम है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ये आसपास नंबर होता है ना, तो एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको बता दूँ। तो कम्पिटिटिव इंडिया 3+ में है, तो आपका जो कम्पिटिटिवनेस कम है तो ये 41 रैंक पे चला गया, और इनोवेशन अच्छा हो रहा है तो ये 38 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स याद करेंगे। हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, 102 नंबर पे रैंक है इंडिया का, और इसमें सबसे जो फर्स्ट कंट्री है वो आर्मेनिया है, ठीक है। वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा लॉन्च किया जाता है, एक जर्मन का एक इंस्टीट्यूट है, इसमें तो टोटल 123 कंट्रीज है। आर्मेनिया टॉप किया है, और इंडिया का जो रैंक है 102 नंबर का रैंक है, ठीक है, 105 से 102 आ गया है। तो अभी क्या है 2025 में कितना है, 102। सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और हेनले पासपोर्ट ये तो हमेशा 85-80 के बीच घूमते रहता है, तो ये भी याद नहीं करना है। अब आपको इनोवेशन इंडेक्स हमने बता दिया 38 है। वो टैलेंट रैंकिंग भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिटी का याद नहीं करने की ज़रूरत है, ये याद कर लीजिए। कम्पिटिटिव इंडेक्स ये मैंने बता दिया 41 है। यूनिकॉर्न इंडेक्स 3rd नंबर पे है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ये आपको याद कर लेना है, 99 नंबर पे है, ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये भी एसडीएसएन द्वारा लॉन्च किया जाता है, जो आपका हैप्पीनेस रिपोर्ट था, और इसमें इंडिया का रैंक कितना है, 99 नंबर का है, फर्स्ट टाइम 2 डिजिट में आया। उसके बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स में कितना है, 115। ग्लोबल पीस इंडेक्स में कितना है, 115। और सबसे पीसफुल कौन है, आइसलैंड। आइसलैंड एक आइलैंड ऐसा है जो एकदम पीसफुल है, ऐसे याद कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 रैंक है इंडिया का, 129। और कौन लॉन्च करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसे भी पूछ लिया जाता है बहुत बार, जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसमें इंडिया का रैंक 129 है,
ठीक है, तो ये इतना ही था। अब हम लोग इसमें हैप्पीनेस रिपोर्ट पढ़ लिए हैं, नेटवर्क, ये सब। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के जो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स है, इसमें 151 नंबर का है। इंडिया का रैंक कितना है? 151 नंबर पे। और ये बहुत ही ख़राब पोजीशन है इंडिया का। अब आपको प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप कौन करता है? तो नॉर्वे टॉप करता है। अब इसे याद करना है ना, तो आप याद कर सकते हैं, नॉर्वे कंट्री है ना, 6 महीने का देश, 6 महीने का रात होता है। मतलब वो हाफ जो है, हाफ क्षेत्र पे उसका 6 महीने तक का अंधेरा रहता है और 6 महीने का लाइट रहता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, जब लोग 6 महीने के लिए जागते हैं तो बहुत सारा न्यूज़ बनाते हैं, बहुत सारा न्यूज़ पढ़ते हैं, तो इसलिए इनका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप रहता है। तो नॉर्वे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्वे टॉप करता है। इंडिया का रैंक 151। अब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देख लिए हैं। इंडिया का रैंक 130 है और जो स्कोर है वो 0.685 है। और उसके बाद इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पार्ट 1 था। अब हम लोग छोटा छोटा वीडियो बना के सारा कवर करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो अच्छा नहीं रहता। तो पार्ट 2 जल्दी आएगा। ठीक है, तब तक बने रहिए। थैंक यू।